यहाँ हम 3 प्रकार के कार्यक्रम को लेके 3 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक तो कवि है जो अपनी कविता पाठ कर रहे हैं, दूसरा कुछ लोग श्रोता ही है, तीसरा कुछ लोग आंदोलन करता है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में वो आंदोलन भी करते हैं। और 3 कार्यक्रम हमारे क्या क्या है। एक तो सावित्रीबाई फुले को याद करना, आज के दिन लिखा है कि सेमिनार है, बीच में कुछ कविता पे इसराइल फ़िलिस्तीन का जिक्र किया। और इसराइल फ़िलिस्तीन के बारे में भी हमारे देश में 2 प्रकार की बातें हैं। कुछ लोग तो ठीक मान रहे कि ठीक है, ये ठीक है जो भी हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, और कुछ लोग मान रहे कि बहुत बड़ा ये क्रूर अन्याय मानव जाति पर, एक देश पर हो रहा है। तो 2 तरह की सोच हमारे देश में उपलब्ध है, इससे हम कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी सोच अलग है, इसलिए हम उसको एक क्रूरता मानते हैं मानवीय इतिहास के अंदर। तो उस पर अलग से जयसिंह जी अपनी रचना भी रखेंगे और उसमें थोड़ा उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया, वो भी पास कर रखे हैं। हमारे उपाध्यक्ष है जनवादी लेखक संघ के खानक शाह मास्टर जी। तो हमारे जो 3 कार्यक्रम, एक तो सेमिनार है सावित्रीबाई को याद करना, एक हम यहाँ जनवादी लेखक संघ की इकाई का भी गठन करना चाहते हैं बरुआड़ा के अंदर, क्योंकि हम भी जो बात कर रहे हैं, सभी अनीता जी ने बात रखी, अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जो भी आंदोलन था उनका। मैं भी अपना निष्कर्ष ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई पक्की मोहर नहीं है, अपना एक निष्कर्ष है, अनुमान है, उसके आधार पर हम अपनी बात रखते हैं कि इस देश के अंदर आज 2 बातें प्रमुखता से उठ रही है। एक तो ये बात है संविधान की रक्षा और एक संविधान की बदली, भाई संविधान को खारिज करने की और एक इसकी रक्षा, एक तो ये बात है। और दूसरा, कुछ लोग मुखर होके चिल्ला रहे हैं कि हम हैं मूल निवासी, यहाँ के जो है भारत के मूल निवासी हम हैं, और यहाँ जो हमारी संस्कृति है वो हमारे ऊपर थोपी हुई है। मैं इस बात को कैसे प्रमाणित करने की कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान शब्द भी जो है वो अलग तरीके का शब्द है। भारत के अंदर जो है, यहाँ बहुत लोगों ने इतिहास लिखा, रोमिला थापर, सतीश चंद्रा, DN झा, इरफान हबीब, इरफान खान, और भी मतलब बहुत से इतिहासकार रहे हैं। तो उन अलग अलग भाषाओं के अंदर भी रहे हैं। उन इतिहासकारों की जब आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको कुछ कचमराहट रह जाती है कि भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई। और जब आप बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कि शूद्र कैसे बने, अस्पृश्यता कैसे आई, हमारे देश के अंदर जो है गीता क्रांति हुई, कैसे मतलब प्रति क्रांति हुई, जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जो इतिहास है, यहाँ कुछ मेरी तसल्ली हो रही है, यहाँ कुछ बात बन रही है। तो क्यों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम ये मान लेते हैं कि भाई वो एक संविधान का रचयिता था, या दलितों के लिए उसने कुछ किया होगा, या कोई राजनेता था, उसके अलावा हम उसको विचारक, चिंतक, विद्वान के तौर पर कम ही आंकते रहे, लेकिन अब उसकी पोजीशन स्पष्ट होगी पूरी दुनिया के अंदर ही। उसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी पूरी तरह, किस तरीके से उन्होंने मतलब जो तर्क प्रस्तुत किया अपना, जो तर्क के साथ रखे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का उभार, बौद्ध धर्म का पतन, क्रांति, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, लेकिन उन्होंने जो अपना आलोचना अध्ययन से और अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से, सिद्ध अनुभव से, अध्ययन 50,000 किताबें थी, आज तक किसी के पास 50,000 किताबों की लाइब्रेरी, लाखों किताबों की, लेकिन पर्सनल लाइब्रेरी 50,000 की किसी के पास नहीं है। हमने कोशिश की, पहले हमें पता नहीं था कि कितनी किताबें इकट्ठी कर पाएंगे हम लाइब्रेरी में, तो हम जोर मार के 5,000 किताबों तक पहुँचे हैं। तो हमें नहीं लगता कि हम 10,000 तक पहुँच जाएंगे। हमें ये भारतीय समाज, ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, हमारा जो राजनीतिक स्ट्रक्चर सारा समझ में आ जाता है। मतलब आज की एक नज़र आपको मिलनी शुरू हो जाती है, वो तो हमें आज ही समझना पड़ेगा, लेकिन एक हमें आज की नज़र उसमें मिलनी शुरू होगी। अब हम बात करें कि बाबा साहब को 2 प्रकार के लोगों को जिनको ज़रूरत थी, उन दोनों प्रकार के लोगों ने इसकी अनदेखी की। एक तो जो डिक्लेयर्ड अम्बेडकरवादी थे, उन्होंने अध्ययन नहीं किया, भावना के साथ उनके साथ एक संबंध बनाया कि हमारी जाति का था, या हमारे लिए किया, और बिना अध्ययन करे ही हम उनके बारे में कहते चले गए कि बाबा साहब इस चीज़ के खिलाफ थे, इसके पक्ष में थे, इसके विपक्ष में थे। ये बहुत सी बातें मतलब करते चले। गरीब की मुक्ति की बात करनी थी, किसान की, मजदूर की। उन लोगों ने जो बीड़ा उठाया था,
उन्होंने भी जो अपना जो काम था वो बाबा साहब को बिना अध्ययन करे, और साहित्य का अध्ययन तो बहुत किया होगा। 2010 तक मैंने भी बाबा साहब की कोई किताब नहीं पढ़ी थी। 2010 तक 3 में एक आदमी ने मुझे कहा कि बाबा साहब के ऊपर आपने पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि ये मेरे मज़े ले रहा है, ये इसे पता लग गया मेरी कास्ट वास्ट का, इसलिए कह रहा। मैंने एक दिन पूछ लिया 2 साल बाद, फिर कहा कि बाबा साहब के बारे में आपने कुछ पढ़ा? ज़बरदस्ती। तो उस समय मुझे पता लगा कि भाई ये व्यक्ति तो अलग ही मूल्य लिए हुए था। तब मेरे दिमाग में एक तीसरे की, चौथे की, पाँचवें की रैंक करते करते आज हमने 150 किताबें जो उनकी इकट्ठी की, और उस पर अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अगर हमें आज के समय में कोई लेखक भी, अगर हमें आज के समय भी कोई नज़र बनानी है तो हमें उसका अध्ययन जरूरी है। हम अगर आज आप मुक्ति बोध को नहीं समझते या उसका अध्ययन नहीं करते, नहीं पढ़ते, तो आप बड़े कवि बनने का मतलब किसी के सिखाने से कोई कवि नहीं बन सकता। अगर मैं कहूँगा आओ मेरे पास आओ मैं सिखाता हूँ, या 15 साल हो गए मुझे आज 2005 में 3 लोगों को शीलक करके काम करते हुए, कि सरदान बैठा है, गोरी सिरे के बैठे अध्यक्ष, 15 साल हो गए, यानी 15 नहीं 18 साल हो गए 23 में, 2005 से इन पे काम करते हुए। आज मुझे यही सुनने के लिए मिलता है, दिल्ली में जाता हूँ, बाहर जाता हूँ मेरे एक साथियों से, कि ये वही खड़े हैं जी 2005 वाले, तीनों ही वही मतलब इतने खड़े हैं। इसका मतलब मैं नहीं बना पाया, कोई नहीं बना सकता। क्योंकि इसलिए नहीं बना सकता कि जब तक आप चिंतन नहीं, आप अध्ययन नहीं करेंगे, अध्ययन बगैर चिंतन नहीं। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो विचारशील नहीं बनेंगे, विचारशील नहीं बनेंगे, चिंतन नहीं करेंगे आप, तो फिर जो बहुत मुश्किल है। आप अपना कितना दिन मतलब बहुत से लोग लिखना शुरू करते हैं 18 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र तक छोड़ देते हैं, कई 20-20, 100 किताबें भी निकाल देते हैं, कोई उनकी चर्चा नहीं होती। कोई एक ही कहानी लिखता है, उसने कहा था उसकी, वो अमर साहित्यकार बन जाता है एक ही 2-3 कहानियों के दम पर ही। तो मतलब इतिहास के अंदर जो है ना, आप कितनी चीज़ें एक ही उपन्यास के दम पर मेलांचल के फणीश्वरनाथ रेणु बहुत बड़ी पहचान बना लेता है, और कई जो है नहीं 20-20 उपन्यास लिखे, कोई चर्चा नहीं। प्रेमचंद ने जितना साहित्य लेखन किया था उतना उसके बेटे ने किया, उसने ज़्यादा किया, बल्कि प्रेमचंद से ज़्यादा अमृत राय ने कहानियाँ लिखी, प्रेमचंद से ज़्यादा उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, पत्रिकाएं चलाई, सारा मतलब। लेकिन उसके बावजूद भी अमृत राय की कोई इतनी पहचान नहीं बनी। तो उस वक्त अमृत राय ने आखिर में ये कह के उस चैप्टर को क्लोज कर दिया कि मैं एक बड़े बट वृक्ष के नीचे पैदा हुआ एक पौधा था, इसलिए पनप नहीं पाया। ऐसा नहीं होता। धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल बहुत बड़ा फिल्म वो बन गया, धर्मेंद्र भी था, वो भी बन गया, लेकिन दूसरा नहीं बन पाया। तो मतलब जो है ना कि अमृत राय उस समय समाज के सूत्रों को नहीं समझ पा रहा था, जिस समय के मुक्तिबोध के समय का है। मुक्तिबोध जो पकड़ पा रहा था, मुक्तिबोध ने कहा कि लेखक को कहा कि मित्र तेरी पॉलिटिक्स क्या है, पहले मेरे को तेरी पॉलिटिक्स बता, फिर मैं तेरे साथ बात करूँगा, डायलॉग स्थापित करूँ। उसने कहा मित्र, उसने 3 अक्षर की बात की कविता के अंदर, और उस 3 अक्षर के अंदर जैसे जब हमने साहित्य लिखना शुरू किया तो बिना अध्ययन किए लिखना शुरू किया, भावना में बह के सीधा मतलब अध्ययन तो किया साहित्य का, लेकिन उस तरह गहरा अध्ययन नहीं। तो उस वक़्त कल्पनाशीलता से बचते रहे, जो कल्पनाशीलता फैंटेंसी है उससे बचे, कि भाई ये ना लगे कहीं ये कल्पना है, ये ना लगे कहीं कल्पना है, ज़्यादा कल्पना शामिल हो गया आपके साहित्य के अंदर। तो उस वक़्त हमने अपना बचाव किया, उस पल्ले को मतलब बाहर नहीं फैलने दिया। तो उसके बाद जब पढ़ा मुक्तिबोध को कि जितनी ज़्यादा कल्पना करेगा लेखक, जितना ज़्यादा कल्पनाशील होगा, वो उतना ही बड़ा रचनाकार होगा। तो कल्पनाशीलता का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इसको सिर मार के दीवार फोड़ दें, ऐसी कल्पना नहीं। ये तो मतलब जो है दुसाहस है, साहस अलग है, दुसाहस अलग है। तो इसलिए जो है उसने कहा कि फैंटेंसी जो है, पहला तो आपका जीवन का जो सीधा अनुभव प्रत्यक्ष, दूसरा फिर कल्पना, तीसरा फिर आपका चिंतन। 3 अक्षर जो है, और 3 ही आयाम बताए उसने। मतलब 3 आयाम रचना क्या है, एक तो आपका आर्थिक आयाम है, दूसरा राजनीतिक आयाम। अगर आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम, हमारे देश की जो इकोनॉमिकली सिस्टम है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझेंगे, हमारे देश के सामाजिक सिस्टम को नहीं समझेंगे, तो आप चिंतन से विलग हो जाएंगे। चिंतन जो है ना आपका मूल चिंतन बनेगा नहीं, तो हमारे लेखन के तौर पर, हम लेखन के तौर पर कमज़ोर लेखक के तौर पर रहेंगे। तो ये मतलब लेखकों से एक अपील हो सकती है, किसी के ऊपर कोई मार्गदर्शन जबरदस्ती नहीं कि भी हम एक अध्ययन करें, अध्ययन की प्रवृत्ति हम डेवलप करें। जितनी हमने अध्ययन की प्रवृत्ति डेवलप की, उतने ही बड़े हम लेखक बने। अब हमारे साथी नेपाल जाके सरदानंद बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर, ये इनकी जो टोटल कमाई थी वो 2005-7 की कमाई थी। 15-17 साल तो इन्होंने मतलब वैसे उसी कमाई के सारे ही, मतलब एक बार जो धन इकट्ठा कर लिया उसको ब्याज पे दे दे के उसका ब्याज खाते रहे, नया सृजन कुछ नहीं हुआ।
लेकिन उसके बावजूद भी अब ये कल्पना करें कि 2005 का लेखक मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की जगह बना सकता हूँ। अगर मैं 2023 का लेखक होता तो फिर क्या पोजीशन होती। तो मतलब जो है ना कि ये जो लेखकों को जो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, लेखक जो होंगे अगर ये नहीं देख पाए लेखक, हमारे लिए फिर दिक्कत खड़ी होगी। सावित्रीबाई फुले की जयंती पे याद करते हुए हम आप लोगों से क्या अपील कर सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले क्या हमें प्रेरणा दे सकती है कि भाई सब ने बताया कि उन्होंने स्कूल खोले, छोटी उम्र में शादी हो गई, वो ऐसा दौर था जिस दौर के अंदर हम एक ऐसा दौर था जो ज्योतिबा फुले अम्बेडकर के लिए तो बेहतरीन दौर था और कुछ लोगों के लिए ख़राब दौर था। मैकाले कहा है बहुत से लोगों ने, आजकल कहो गर्व से कहो मैकाले की औलाद है, ये भी लोग हमारे सामने एक विमर्श आ गया और हम ये कहते हैं कि मैकाले की नीति खराब है, शिक्षा नीति खराब है। मैकाले ने अपने जो वहाँ इंग्लैंड यूरोप के अंदर जो उसने रखा सबसे पहली बार प्रस्ताव, जो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, कि आप हिंदुस्तान के ऊपर शासन मत कीजिए, सत्ता मत कीजिए, उनका विकास करिए अगर आपको हिंदुस्तान में टिके रहे। तो उसके हिसाब से जो है ना कि अध्ययन हमारा जो लेखक का रहेगा और साहस उसके अंदर। अब बनते बनते हैं, आज बनते बनते हैं, बनते का मतलब भयमुक्त होना था। भयमुक्त हो जाओ भाई। किसके ऊपर हमले नहीं हुए, सावित्रीबाई फुले पर हमले नहीं हुए। आज की साइंस तो ये कहती है, धर्म ये कहता है, किसके साथ हो। तब साइंस के दूसरे अध्यापक थे, मुझे ये कहते थे कि आपकी हिम्मत है जी, आप ये कह देते हो। हमारी तो हिम्मत भी नहीं कहने की ये बात कि ये लेखक को फैसला करना पड़ेगा कि आप विज्ञान के साथ है। अनीता जी इशारा तो कर गई विज्ञान की बात है, विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। आप धर्म के साथ है। धर्म के अंदर धर्म की परिभाषा सब ने कर दी अलग अलग तरीके से। धर्म की परिभाषा यूरोप में देखें तो कार्ल मार्क्स ने कर दी, भारत में भगत सिंह ने कर दी, उससे पहले भी अम्बेडकर ने भी अपनी बाद में कर दी, उससे पहले भगत सिंह ने कर दी कि धर्म के 3 रूप है, एक मानवीय रूप है, एक पाखंड है, एक इसके अंदर कर्मकांड है। जो मानवीय रूप हम उसको तो हम उसको तो उसके ऊपर तो कचरा, दया, परोपकार, ये सब चीज़ें तो, और बाकी जो चीज़ है कर्मकांड और उसके अंदर जो है नहीं दूषे हुए हैं मतलब चीज़ें। ये सब चीज़ें जब मैं इस लेखक को बड़ा लेखक मानूं जब उसके ऊपर किसी तरीके कोई हमले या समाज सुधार या कोई भी है उसके ऊपर जब हमले शुरू हो, हमले का मतलब चोट भी लग सकती है आपके ऊपर, कातिलाना हमला भी हो सकता है, लेकिन